नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 28 मई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का सोर्स द आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाला है। रिगार्डिंग द पीडीएफ ऑफ दिस होल मटेरियल वी विल पुट द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग एडमिशंस इन भद्राइज एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर या फिर यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट bhadrais.com bhadraisacademy.in। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। आसाम ट्रिब्यून ही नहीं, जितने भी नेशनल डेलीज़ हैं, हर एक न्यूज़पेपर ने इस वाले टॉपिक को कवर किया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मेंस में एज सच इसके ऊपर कोई एनालिसिस आपसे नहीं पूछने वाला है, राइट। अगर पूछेगा तो डायरेक्टली एमसीक्यू पूछेगा। नाउ क्यों मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ एमसीक्यू पूछेगा, क्योंकि ये पहला ऐसा बुक है जो क्या इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस बुक का क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड। देखो यह वाले बुक है, ठीक है, जिनको लिखा गया है गीतांजलि श्री जी के द्वारा, ठीक है। यह ऑफ कोर्स एक इंडियन राइटर है, ऑथर है, एंड इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इनटू दिस टाइटल दैट इज टॉम्ब ऑफ सैंड बाय दिस आर्टिस्ट दैट इज डेजी रॉकवेल जी के द्वारा, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल बुकर प्राइज यूजुअली इसको अवार्ड किया जाता है फॉर सिंगल बुक, है ना। ऐसा नहीं दैट 2-3 बुक को एक साथ अवार्ड मिला, ना, मतलब एक ही अवार्ड का सब प्राइज मनी मिलेगा, नहीं, अलग अलग बुक्स को अलग अलग बेसिकली प्राइज मनी अवार्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे अब देखते हो ना दैट नोबेल प्राइज में कभी कभी एक ही प्राइज को 2 जने शेयर करते हैं, वैसा शेयरिंग नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया, एनुअली एक तो इसको अवार्ड किया जाता है फॉर सिंगल बुक जिसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू इंग्लिश, ठीक है। ध्यान देखना, कोई भी दूसरे लैंग्वेज से जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और साथ ही साथ वो पब्लिश होनी चाहिए या तो यूनाइटेड किंगडम्स में या तो आयरलैंड में, तभी दैट बुक बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो खैर ये प्राइज मनी है, ये सब प्राइज मनी जान के क्या करिएगा, बट मेनली ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ जो है यह जानना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये पीआईबी से न्यूज़ लिया गया, पीआईबी नहीं, माफ़ करना, ये द हिंदू से, माफ़ करना, दिस एडिटिंग मिस्टेक है ना। एनीवेज, सीला मकाओ के बारे में न्यूज़ है। सीला मकाओ है क्या? ये देखो एक नया स्पीशीज़ है। इनफैक्ट ये स्पीशीज़ जो है ना, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी का है, जिसको रिकॉर्ड किया गया कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट में आ चुके हैं, दैट एक रिसेंटली बनाना स्पीशीज़ मिला है, बताइए किस रीजन ऑफ इंडिया से मिला है, राइट। बटरफ्लाई स्पीशीज़ मिला है, कहाँ से मिला है। तो उस टाइप से क्वेश्चन अगर पास्ट में आए हुए हैं तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, दैट बताओ एक नया रिसेंटली एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो है हमें मिला है, किस रीजन ऑफ इंडिया से मिला है। सो दैट इज बिकमिंग अरुणाचल प्रदेश। नाम में गौर करना, सीला मकाओ, ठीक है। ये नाम कहाँ से डिराइव किया गया है? देखो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होना चाहिए, देखो यह है आसाम, ठीक है, ये वाले, और ये है अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये वाला पार्ट में देखना, यहाँ पे एक पास है जिसको हम लोग कहते हैं सीला पास, है ना, और इसी पास से ही इसके नाम को डिराइव किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सीला मकाओ, ठीक है ना। ध्यान देना, क्यों यह डिराइव किया गया है, क्योंकि जो भी मतलब इसके फील्ड के रिलेटेड एनालिसिस लोगों ने एनालिसिस किया है, उन लोगों ने यह पाया है दैट पास्ट में जो है सीला मकाओ जोग्राफिकली सेपरेट था फ्रॉम अरुणाचल मकाओ थ्रू दिस पास दैट इज सीला पास। मतलब एक साइड में सीला मकाओ मिल रहा था और एक साइड में अरुणाचल मकाओ, समझ लो। तो ये सेपरेट जो था ये सीला पास से ही था, इसीलिए इसका नाम सीला मकाओ रखा गया। एज सच इसके भीतर में उतना दिमाग में मत लगाइए, सिर्फ यही याद रखिए दैट हाँ सीला मकाओ जो है ये पाया गया है। नेक्स्ट बोंगो सागर के बारे में न्यूज़ है, पीआईबी से लिया गया है ना। ये एक नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और इसका थर्ड एडिशन जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है? देखो वही एम है जो क्या डिफरेंट अदर मैरीटाइम एक्सरसाइज का होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं दैट हाँ 2 देश के नेवीज जो है आपस में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जी हाँ, वो चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। बट वही चीज़ है दैट हाँ इस फेज में क्या है ना दैट शिप्स जो है दोनों नेवीज के एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इंटेंसिव सरफेस वॉरफेयर, बाई चांस अगर कल को बांग्लादेश के साथ किसी दूसरे देश का लड़ाई हो गया या फिर इस टाइप से चीज़ें जो है, तो वो चीज़ें ट्रेनिंग जो है इंडिया की नेवी जो है बांग्लादेश की नेवी को देती है, और ऑफ कोर्स उनकी नेवी से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है भिल प्रदेश के बारे में न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ है? क्योंकि डिमांड जो है ना भिल प्रदेश का वह बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट। नाउ
इसको आप GS3 पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से आप इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ था ना। भिल प्रदेश, कहाँ पर प्रदेश है भाई, ये तो नई बार सुन रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा जूम इन करना चाहता हूँ। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीचों बीच ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन अगर मैग्नीफाई करके देखा जाओ, इसको हम लोग भिल प्रदेश की डिमांड की जा रही है। क्यों डिमांड की जा रही है? क्योंकि देखो भिल नाम के एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भिल के जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, वो इस रीजन में फैली हुई है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं दैट क्यों ना हमें अपना एक खुद का राज्य दे दो, जिससे हमारी कम्युनिटी जो है वो कंजर्व रहे। और ये छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया है भाई, ठीक है। इसीलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। जो क्या किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक है गुजरात, एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश और यह वाला है महाराष्ट्र, ठीक है। 4 रीजन, दैट इज 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ 39 डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटल। अगर देख लोगे, गुजरात में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है। देखो, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स क्लियरली यहाँ पे मेंशन की गए हैं, जिसमें क्लियरली बोला गया है गुजरात से 16 डिस्ट्रिक्ट्स है, राजस्थान से 10 डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट है और महाराष्ट्र के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है इसके अंडर इंक्लूड कर लेने को। ना, भिल सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था गोविंद गुरु। गोविंद गुरु जी ने ही सबसे पहले जो है ना, ये सेपरेट स्टेट का डिमांड रखा था इन द फॉर्म ऑफ भिल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, ये डिमांड कब रखा गया था? 1913 को। कब? मानगढ़ मैसाकर के बाद। ना, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, मानगढ़ मैसाकर। ये मानगढ़ मैसाकर है क्या? दोस्तों, आपने जालियानवाला बाग मैसाकर पढ़ा था ना, हिस्ट्री बुक में सभी कोई ने पढ़ा होगा, राइट। तो ये मानगढ़ मैसेकर जो है ना, जालियांवाला बाग के 6 साल पहले ये मैसेकर हुआ था, जहाँ पर आदिवासी मैं इसको हम लोग आदिवासी जालियांवाला बाग भी कहते हैं इस इंसिडेंट को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स जो है ना, ब्रिटिश फोर्स भिल ट्राइबल्स को बहुत मारी थी, ठीक है। और वो कहाँ पर? मानगढ़ हिल्स में मारी थी, ठीक है। तो इसीलिए इस मैसेकर को हम लोग मानगढ़ मैसेकर कहते हैं। और उसी के बाद बेसिकली देखो 1913 को हुआ था, उसके बाद से बेसिकली गोविंद गुरु जी ने डिमांड करना शुरू कर दिया था दैट नहीं भाई, हमारे ट्राइब्स को अगर बचाना है तो हमें एक नया अलग सा स्टेट दो। बट देखो, तब की कहानी अलग थी, तब ब्रिटिशर्स थे। अब की कहानी अलग है, अब तो इंडिया से अब थोड़ा ना कोई कुछ कर सकता है भाई, है ना। जब तक केंद्र सरकार है सबके ऊपर निगरानी रखने के लिए, है ना। ओके, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। भिल्स जो है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स जो क्या भिल लैंग्वेज स्पीक करते हैं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया। GS3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से आप इस टॉपिक को आराम से रिलेट कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेरियस आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। वैसे ही इंडिया ने बोल दिया गया दैट आने वाले समय में जो है हम लोग लीडर बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन में। नाउ, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए दैट ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन एक मतलब बेसिकली ये भी हाइड्रोजन ही एक्सट्रैक्ट इससे करते हैं, बट हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि पेट्रोलियम जलाकर, ना कि कोयला जलाकर, ठीक है। तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आप हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा दैट प्रोडक्शन जो है वो रिस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा एफिशिएंट होएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर यह बोला गया है। एनीवेज, क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इस रिगार्ड में, वो अगर देखिएगा तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। जैसे दोस्तों, पहला एफर्ट जो है वो है सेंटर हैज़ रिलीज गाइडलाइंस। अनडाउटेडली सेंटर ने 2030 का टाइम फ्रेम रखा है और बोला है दैट 2030 तक हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट अपने देश में 5 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है ग्रीन हाइड्रोजन का वह प्रोड्यूस किया जाए। और जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के 40% रिक्वायरमेंट्स को हम लोग अपने देश में ही कवर कर लेना चाहते हैं, ठीक है। यही नहीं, सरकार एक प्रोपोजल को भी कंसीडर कर रही है जिसके तहत सरकार सोच रही है दैट क्यों ना 15,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में इंक्लूड कर दिया जाए। इससे क्या होगा ना दैट इससे इस पैसे को लगाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर या फिर बनाने में, जिससे फर्दर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। इनफैक्ट फरवरी में सेंटर ने नोटिफाई किया था एक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, जिसके तहत यह बोला गया था दैट 25 साल में, है ना, दैट ऑफर्स 25 ईयर्स ऑफ फ्री पावर फॉर एनी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, जिसको सेटअप किया जाएगा अंडर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बिफोर जुलाई 2025, ठीक है।
इनफैक्ट गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मैंडेट्स जिसके तहत ये रिक्वायरमेंट होगी दैट सरकार मतलब बोल देगी दैट देखो भाई, अगर आपको ऑयल रिफाइनिंग या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर स्टील सेक्टर में मेक श्योर आपको करना ही पड़ेगा दैट आपको ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोक्योर करना ही पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगी, एक श्योरिटी हो जाएगी दैट चलो भाई ग्रीन हाइड्रोजन जो सरकारें प्रोड्यूस कर रही है उसका इस्तेमाल प्रॉपर हो भी रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा ग्रीन हाइड्रोजन का, इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि आपको पता है दैट इंडिया ने ऑलरेडी हमारा जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है आईएनडीसी के टारगेट्स को वह मीट करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। यही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन जो है यह एक्ट करता है एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन। देखो अभी तक जैसे रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट, बट इसका जो है ना आराम से जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में जो एक लकूना था उसको यह कंसर्न करता है, राइट, और इस एनर्जी को आप प्रॉपर्ली स्टोर भी कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी के अगर टर्म्स में देख लीजिएगा तो फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस मोबिलाइजेशन फॉर ईदर अर्बन फ्रीट मूवमेंट विद इन द सिटीज एंड स्टेट्स फॉर पैसेंजर, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इट कैन बी यूज्ड इन रेलवेज एज वेल एज लार्ज शिप्स, बसेस, ट्रक्स, इन सब व्हीकल्स में ही लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशंस के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, बट बशर्ते यही होना चाहिए दैट इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रॉपर क्रिएट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पीआईबी से ये न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग परमपोरुल सुपर कंप्यूटर। परमपोरुल सुपर कंप्यूटर ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर है जिसको इनॉग्रेट किया गया था एनआईटी तिरुचिपल्ली में रिसेंटली। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर फेज 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। क्या होता है मैं ज़रूर बताऊंगा, बट एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा GS3 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एनुअल ईयर एंड रिव्यू में बोला है दैट देखो भाई हम लोग जो है ना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू 4 नए सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं एंड दिट हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। अगर जुलाई से देख लीजिएगा, जुलाई 2021 से ऑलरेडी हम लोगों ने IIT हैदराबाद, नबी मोहाली, CDAC बेंगलुरु एंड IIT कानपुर में हम लोगों ने ऑलरेडी यह स्टैब्लिश कर लिया गया है, राइट, और अभी जो ये पूरा परमपोरुल है यह NIT तिरुचिपल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, देखो ये तो चौथा, ये मतलब 5वां हुआ है ना। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या, ऑफ कोर्स ये जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर DT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट फर्दर किया जा रहा है बाय CDAC, दैट इज सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगेन ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है कौन से मतलब कौन सा ये कर, क्योंकि ऐसा शायद ही क्वेश्चन आ जाता है दैट कौन सा कॉलेज इन्वॉल्व है। ठीक है, बट हाँ आप लोगों को बताने के लिए था वो मैंने बता दिया। ठीक है, एनीवेज सवाल होता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग का मिशंस का मिशन एक्चुअली क्या है भाई, ऑफ कोर्स सुपर कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करना है ना। अब सुपर कंप्यूटर से फायदा क्या होता है, देखो इससे क्या होगा ना दैट नेशनल एकेडमिक और R&D इंस्टीट्यूशंस जो है वो एम्पावर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी की जो कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है ना वो तो कंप्यूटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बट हाई परफॉर्मेंस नहीं, ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट सुपर कंप्यूटर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्म करती है, इसीलिए यह बोला गया दैट दीज सुपर कंप्यूटर्स विल बी नेटवर्क्ड ऑन नेशनल सुपर कंप्यूटर ग्रिड, जो क्या नेशनल नॉलेज नेटवर्क के ऊपर रहेगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये भी एक सरकार का ही प्रोग्राम है, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, अनदर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट जो क्या कनेक्ट करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और R&D लैब्स ओवर द हाई स्पीड नेटवर्क। ठीक है, और ऑफ कोर्स सुपर कंप्यूटर्स भी वही करेंगे, इसी ग्रिड से अपने आप को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा दैट विद इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस विद इन द गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है वर्क काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, है ना। आप ये बोल सकते हो दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इससे प्रमोट भी करवा सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। वैसे ही अगर सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है ना वो था, उसका नाम था परम शिवाय, जिसको IIT BHU में सेटअप किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। सिमिलर सिस्टम दैट इज परम शक्ति, परम ब्रह्मा, वो भी IIT खड़गपुर और IISER पुणे में सेटअप किया गया था एंड दे आर इक्विप्ड विद एप्लीकेशंस फ्रॉम डोमेन्स जैसे वेदर, क्लाइमेट, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मटीरियल साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वाला याद रखिए परम शिवाय। ठीक है, परम शिवाय जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको असेंबल किया गया था इंडिजिनसली। ठीक है, नेक्स्ट द हिंदू से यह न्यूज़ लिया गया दोस्तों, इट टॉक्स अबाउट सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। नाउ क्यों न्यूज़ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, है ना, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में। और इसको आप एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस वाले टॉपिक दैट इज
प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इससे आप इंक्लूड कर सकते हो। ऑफ कोर्स सेक्स वर्कर्स जो ब्रॉथल्स में काम करती हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, राइट, है ना। वो लोग क्यों वो काम करते हैं? ऑफ कोर्स दे आर नॉट गेटिंग अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नहीं तो वो काम कौन करेगा? आप खुद सोच के देखो, ठीक है। एनीवेज, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बेसिकली गाइडलाइंस इनके ऊपर सेटअप ऑलरेडी हमारे देश में है। पहले उन गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये मेनली देखते हैं, ठीक है। पुलिस फोर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, हर एक स्टेट के पुलिस फोर्स, हर एक यूनियन टेरिटरीज के पुलिस फोर्स शुड ट्रीट सेक्स वर्कर्स विद डिग्निटी एंड नॉट विद अब्यूज़। वो अब्यूज़, वेरियस अब्यूज़ होता है, एक वर्बली भी अब्यूज़ होता है, फिजिकली भी अब्यूज़ होता है। तो क्लियरली ये गाइडलाइंस दे दिया गया है, देखो भाई स्टेट्स और यूटीज़ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर पुलिस के लोग हैं, उनको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट आप एम्पैथेटिक हो। एम्पैथेटिक होने मतलब आप दूसरे के शूज़ में अपने आप को रख कर देखो दैट आपके ऊपर क्या बीतती अगर आप कोई दूसरे के साथ अगर कोई काम कर रहे हो तो। समझ रहे हो बात? तो यही चीज़ है। The authorities have a duty to protect them under the Immoral Traffic Prevention Act of 1956. Immoral Traffic Prevention Act के तहत authorities का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है that sex workers को बचाया जा सके, ठीक है। पुलिस और डिफरेंट अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, दे शुड बी सेंसिटाइज्ड टू द राइट ऑफ सेक्स वर्कर्स। जी हाँ, उनको सेंसिटाइज। अब बहुत समय क्या होता है ना, सरकार में लोग भले काम कर रहे हैं बट लोगों को पता नहीं होता है, राइट, तो उनको बताना है ना जी। The newly introduced section इतना of IPC which makes voyeurism a criminal offense। now सवाल होता है voyeurism होता क्या है? देखो क्या होता है ना, बहुत समय आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो क्या करती है दैट सेक्स वर्कर्स के फोटो को टेलीकास्ट कर देती है उनके क्लाइंट के साथ। जैसे सोचो कहीं पर अगर रेड पड़ा, ठीक है, तो सेक्स वर्कर्स और उनके क्लाइंट्स एक साथ जा रहे हैं, तो इनको दोनों को टीवी में ला दिया जाता है। तो वो चीज़ हुआ वोयरिज्म। और वोयरिज्म को आईपीसी के सेक्शन 354C के तहत बिल्कुल क्रिमिनलाइज किया गया, क्रिमिनल ऑफेंस है, देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस चीज़ को प्रॉपरली इन्फोर्स करे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट शुड डू ए सर्वे ऑफ शेल्टर होम्स। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है ना सर्वे करना पड़ेगा शेल्टर होम का, जहाँ पर देखना पड़ेगा अगर कोई एडल्ट वुमेन है जिसको डिटेन वहाँ पे किया गया है, राइट, उनके बारे में उनको पूछना पड़ेगा दैट क्या आपका प्रॉब्लम है, आपको क्यों डिटेन किया गया है, राइट, क्या आप बाहर में जाना चाहती हो, इससे छूटने जाती हो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली काइंड ऑफ सर्वे करना पड़ेगा। और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा वर्कशॉप्स भी सेटअप करे, राइट, जिससे सेक्स वर्कर्स को उनके राइट्स के रिलेटेड अवेयर किया जाए। क्योंकि अभी तक सेक्स, देखो अभी तक क्या होता आ रहा है उनके प्रति, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये दे हैव कंसिडर्ड इट दैट ओके वी आर कंसिडर्ड अ डिफरेंट इन आवर सोसाइटी, राइट। तो उनको भी उनके राइट्स, अब जो मेरे को राइट्स मिला हुआ है उनको भी वही राइट्स मिला हुआ है, वही चीज़ राइट आपको भी मिला हुआ है, समझ रहे हो। सबको, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव गॉट द सेम राइट्स बट दे फील दैट दे हैव नॉट गॉट ऑल द राइट्स। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से आग्रह की गई है, देखो आप लोग नालसा और सालसा, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और सालसा दैट इज़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू मेक श्योर कीजिए वर्कशॉप इंट्रोड्यूस करना। और उन वर्कशॉप्स में उनको बुलाइए सेक्स वर्कर्स को, उनको बताइए दैट उनके कानूनी क्या क्या राइट्स है, ठीक है। वॉट नेसेसिटेटेड दिस नाउ, क्यों ये इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि देखा जा रहा था दैट पुलिस का जो वायलेंस है अगेंस्ट द सेक्स वर्कर्स वो धीरे धीरे बढ़ते रहा था। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। नाउ सिग्निफिकेंस इस वर्डिक्ट का इसलिए भी है दैट आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, वो चीज़ जो है जैसे कि मैंने बोला दैट हर एक सिटीजन्स को ऑफ इंडिया को मिलता हुआ है, ठीक है, तो उनको भी वो राइट मिलेगा। चैलेंजेस अहेड, क्या क्या चैलेंजेस अहेड है भाई? देखो, सेक्स वर्कर्स आर एक्सपोज टू स्लीव ऑफ अब्यूजर्स। जी हाँ, पास्ट में जो हो रहा था, अचानक से आप कोई कानून लाकर अचानक से चीज़ें चेंज हो सकता है क्या? पॉसिबल है? देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो क्या एक्चुअली में कागज़ में हैं बट क्या वो ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेड है? फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, डाउरी ले लो, ठीक है, डाउरी है ना। ना मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आई नो दैट डाउरी इज़ नॉट प्रिवेलेंट, राइट, बट अगर नॉर्थ इंडिया में देख लोगे आप, बिहार ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो आप, यूपी ले लो, है ना, और भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी देख लोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे अभी भी डाउरी लिया जाता है, डाउरी दिया जाता है, एंड पीपल फील क्वाइट प्राउड, दे फील दैट ओके मैं डाउरी ले लूँ मतलब सोसाइटी में मेरी इज्जत और भी बढ़ेगी, इस टाइप से लोग सोचते हैं,
समझ रहे हो बात? तो वही चीज़ बोला जा रहा है मैं, दैट अचानक से कोई कानून ला करके आप अचानक से जो चीज़ें चल रही है ट्रेडिशनली उसको चेंज कर सकते हो? नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी चैलेंज बोला गया है दैट ठीक है, आपने सेक्स वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए कानून ले आए हो, ठीक है, उनको बचाने के लिए, बट अचानक से क्या उनके ऊपर जो पास्ट में अब्यूजेस हो रही थी अचानक से होना बंद हो जाएगा क्या? नहीं ना। अभी भी दे विल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड मेंटल अटैक। तो इसको रोकने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? उसका कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं बना हुआ है। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ हाउसिंग। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट अगर कोई सोसाइटी में वो लोग अगर रूम भी लेना जाए ना तो सोसाइटी वाले ही भगा देंगे। देखो ये इसमें ना दो मिनट के लिए आप सोचो, उस सोसाइटी के मेंबर आप हो, है ना, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ठीक है, विल यू अलाउ हर टू स्टे इन योर सोसाइटी? ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू। इफ यू नो अबाउट हर दैट यस शी इज अ सेक्स वर्कर, प्रोबेबली नो, राइट? क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है दैट अरे भाई कहीं हमारे बच्चे को भी उस टाइप का लत ना लग जाए, या फिर हमारी सोसाइटी में उस टाइप की चीज़ें प्रिवेलेंट ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करेंगे, तो व्हाट नीड्स टू बी डन टू अरेज दीज ऑल थिंग्स? एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज आर क्वाइट लिमिटेड। ठीक है, सो क्यों ना ये सब चैलेंजेस को कंसर्न किया जाए, तभी हम मेक श्योर कर सकते हैं दैट सेक्स वर्कर्स को जो रिकॉग्निशन मिला है, दैट रिकॉग्निशन विल बी implemented at a very ground level. Next, India's first lavender festival. लेवेंडर, जब भी हम लेवेंडर की बात करें तो इंडिया का पर्पल रिवॉल्यूशन आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक रीजन है भदेरवा रीजन। ठीक है, वहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बोला जाता है दैट इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रिवॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है लेवेंडर्स की। लेवेंडर आपने शायद देखा भी होगा, या फिर बहुत समय तो सोप भी होता होगा, साबुन यूज़ करते होंगे, बहुत जने रूम फ्रेशनर यूज़ करते होंगे लेवेंडर की, बहुत जने परफ्यूम यूज़ करते होंगे, है ना, बहुत अच्छा सुगंधित होता है बेसिकली। एंड वैसे तो अगर लेवेंडर देख लोगे देन द फ्लावर में भी ब्लू या फिर वॉयलेट, जो कि आपको यूजुअली वॉयलेट ही रहता है ना। एंड लेवेंडर हैज़ बिन यूज्ड इन ओवर द सेंचुरीज। जी हाँ, सेंचुरीज के थ्रू इसको यूज़ किया जा रहा है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, और इंडिया का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जो है उसको भी सेटअप किया गया भदेरवा रीजन। और जी हाँ, ये जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो कंडक्ट किया जाएगा ना, ये भी भदेरवा रीजन में ही कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यह चीज़ें याद रखिएगा। एनीवेज चलिए आज का यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेते हैं। बेसिकली पहले तो कल का एमसीक्यू देख लेते हैं। कल कुछ एमसीक्यूज पूछा गया था। पहला था नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रिलेटेड। इसको कंडक्ट किया जाता है भाई नीति आयोग। नहीं भाई, बिल्कुल गलत था। हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है, 5 साल में नहीं, है ना। और SC STs एंड OBCs का जो परफॉर्मेंस था इन दिस नेशनल अचीवमेंट सर्वे विच हैज़ बिन कंडक्टेड, तो उसमें पाया गया था दैट दे आर लैगिंग बिहाइंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ परफॉर्म बेटर, तो तीनों गलत है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों जब गलत है तो यही ना आंसर सही होगा जी। मतलब तीनों का तीनों गलत है, 1 2 और 3 ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू ILO कंसिडर द फॉलोइंग थिंग। इट वॉज फर्स्ट एफिलेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट हैज़ नो रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं भाई, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इट हैज़ रोल इन ग्लोबलाइजेशन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, तो इसलिए ऑप्शन बी दैट इज 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑफकोर्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑफकोर्स ये तो सबको पता है, होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है ये DBA हो गया, DBA। ठीक है, अच्छा हसल बसल ने यहाँ पे C मार दिया। ओके, अच्छा तनिषा आपका पहला 2 गलत है यहाँ पर। चलो लास्ट वाला तो बिल्कुल सही है, बट C आप लोगों ने क्यों मारा है B का? अच्छा आपको ओके, नहीं दिस इज़ द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, सो एनीवेज चलिए कोई बात नहीं, होता है ना। जस्ट ट्राई टू रिकवर दैट इन। ओके, सो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे पूछा गया फर्टिलाइजर मैच कीजिए अगर कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ग्रे रिवॉल्यूशन, लेवेंडर प्रोडक्शन येलो रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन ब्लैक रिवॉल्यूशन, ऑयल प्रोडक्शन ब्लू रिवॉल्यूशन। आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3। नेक्स्ट, रिसेंटली द डिमांड ऑफ भिल प्रदेश इज इन राइज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या फिर साउथ? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोजन
व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा है ग्रीन केमिकल्स लाइक ammonia and methanol can directly be utilized in existing applications like fertilizers. आपको बताना which among the above statement is or are correct, one only, two only, both, none. So this was all about the discussion for today's class. मिलते हैं next session में. Till then bye bye, take care.